हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज हम लोग जो पीएससी का जो क्लासेस चल रहा है उसी का आज ही करते हैं। ठीक है, 1 वीक से अगर देखा जाए तो आप सबको पता है मेरा सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह ख़राब हो चुका था और ऊपर से यहाँ पर ठीक है थोड़ी दिक्कत हो रही थी ऑनलाइन लेने में। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसको कम्प्लीटली सॉल्यूशन कर चुका हूँ। ठीक, जिसके कारण अभी जो क्लासेस है कंटिन्यूसली चलेगा और कंटिन्यूसली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्लासेस रहेगी। जो बीते 10 दिन में जो भी लेक्चर नहीं हुआ है मैं उसको कैसे भी करके मतलब कवर करने की कोशिश करूँगा। हो सके हम लोग इस महीने में पूरे दिसंबर तक देखा जाए तो पूरा कवर करवा दूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में नया है वो क्या करना है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोग जो सीरीज चला रहे थे, हम लोग अभी लेक्चर 15 देख रहे हैं जो कि भारत के हिस्ट्री का जो चल रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पर मिडिवल भारत, यहाँ पर मध्यकालीन भारत यहाँ पर आ चुका है। मध्यकालीन भारत एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दोगे कि मध्यकालीन भारत को आप कैसे यहाँ पर करोगे करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मध्यकालीन भारत का अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप जो लोग नए हैं सार्थक एकेडमी में, उन लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम क्या है? ऋषि। ठीक है, मेरे यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, इनके 200 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर मेरे से क्वालिफाई हुए हैं। और ये भी देखो मेरा बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई हुआ है। ठीक, ये सब कुछ आप जानते हो, जो नए लोग हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर देखा जाए ये जो मेरा 2021 का जो पीएससी का जो फ्री का रिजल्ट है आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग जो पीएससी का जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं या तो पीएससी का जो लाइव जो फ्री लाइव चला रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा इनकेस पीएससी के लिए। तो उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पर यूट्यूब में आपको फ्री लेक्चर चल रहा है, आप इसके लिए क्या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और यहाँ पे देखो जाए तो यहाँ पर आपको हम लोग यहाँ पे अभी तक 6 टेस्ट सीरीज हो चुका है जो कि 9 तारीख से लेकर अभी 9 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। अब 7वां टेस्ट जो कि 20 तारीख को होगा। ठीक है, इसका अगर हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण का जो टेस्ट है वो 7 तारीख क्या है 20 तारीख को होगा। ये हो सके तो ये क्या ऑनलाइन होगा 20 नवंबर को जो टेस्ट होगा। ठीक है, आप ध्यान देना 20 नवंबर को जो टेस्ट होगा वे ये पूरी तरह ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कोई गुंजाइश ही नहीं इसमें। तो जो भी यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन का टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक, ऑफलाइन तो इस वीक नहीं होगा जो संडे को, लेकिन हर वीक होता है। ऑफलाइन जो अगर टेस्ट देना चाहते हो वो एकेडमी ही आना पड़ेगा आपको एड्रेस के ऊपर। ठीक, और ऑनलाइन के लिए क्या है आपको यहाँ पर आना देना पड़ेगा ऐप में। तो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल कंटेंट दिखेंगे, या तो यहाँ पर 3 लाइन, इसमें अगर क्लिक करने के बाद माई पैकेज में चले जाना या तो ऑल पैकेज में चले जाना। ऑल पैकेज में अगर जाओगे, माई पैकेज में जाओगे, आपको यहाँ पर पीएससी का जो टेस्ट है इसमें आप क्या कर सकते हो, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो नोट्स टेस्ट 3 तो दिया रहेगा, आपको टेस्ट में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर टेस्ट क्या दिया रहेगा आपको दिया रहेगा, और उससे क्या करना आपको यहाँ पर टेस्ट देना है। और जो भी डाउट रहेगा न मटेरियल आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या तो जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कॉल कर सकते हो। बात करते हैं अब मध्यकालीन भारत का वो टॉपिक जो कि हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है मध्यकालीन भारत के बारे में? देखो, मध्यकालीन भारत अगर देखा जाए पूरी तरह मुसलमानों के ऊपर डिपेंड था, इस्लामों के ऊपर डिपेंड था, अरबों के ऊपर डिपेंड था, तुर्कों के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, एक्चुअली जितने भी मध्यकालीन भारत
ज़्यादातर यहाँ पर मुसलमानों का राज था। इनकेस देखा जाए तो एक तरह का तुर्की, ठीक है, यूनान, तुर्क वाले, अफगान वाले, यूनान वाले, ठीक, एक तरह का देखा जाए तो इनका शासन था ज़्यादातर, इराक वाले, ठीक, इनका शासन क्या था, मध्यकालीन भारत में क्या था, इनका शासन था इतना अत्यधिक कि इस समय कोई हिंदू राजा का अस्तित्व नहीं था। देखो, अरबों का सबसे पहले मतलब देखा जाए, मुसलमानों को सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको अरब सिंध नदी के पास दिखते हैं। सिंध नदी के पास क्यों? क्योंकि कारण ये है क्योंकि उस समय जो भारत में आना है तो उनको सिंध नदी क्रॉस करके ही कहाँ आना पड़ता था, भारत आना पड़ता था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए अरबों के बारे में हमको कैसे पता चलते कि भारत में कब है, बात किया जाए, बात 711 की बात है, तो तब क्या थे, अरब एवं तुर्क के बाद भारत पर आक्रमण करने के लिए अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध और आसपास के क्षेत्र को यहाँ पर आए थे। कारण क्या है, देखो उस समय जो सिंध के राजा था, ठीक है, एक हिंदू राजा था, ठीक है, मैं बताऊंगा नाम बाद में इसका, भीम करके थे। वो राजा के पास इतनी सारी अपार धन थी, इतनी सारी धन थी, उसे लूटने के लिए यहाँ पर अरब और तुर्कों ने यहाँ पर बार बार क्या आ रहे थे, अपने भारत में आ रहे थे और यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा था। लेकिन इन लोग कोशिश किए थे, लेकिन 712 में क्या थे, सक्सेस हुए थे। किनके कारण, वो भी बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम मुसलमानों का अगर देखा जाए तो 711 में उबेदुल्ला के नेतृत्व में आया था, जिसमें से बात किया जाए, ठीक है, इसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ये बहुत बड़ा नाम है, इसे याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम, पहले सफल मुस्लिम आक्रमण जो भारत के ऊपर हुआ था वो 712 में हुआ था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब सिंध नदी के बावजूद जो अरब आक्रमणकारी ने भारत पर उस समय समाजी साम्राज्य नहीं बना पाए। क्यों? 712 में क्या था, अटैक तो किए थे, लेकिन उन लोग क्या किए थे, अपनी साम्राज्य नहीं बना पाए। तो कारण क्या था, क्योंकि उस समय एशिया, अफ्रीका, यूरोप में विभिन्न भागों में क्या था, अलग अलग जगहों पे यहाँ पर आक्रमण किया जा रहे थे, जिसके कारण कोई भी एक नई साम्राज्य बनते ही उसे क्या किया जा रहा था, लूटने की कोशिश कर रहे थे राजाओं के द्वारा। तो 712 में अरबों से पराजित तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई शक्तियां, जैसे कि गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, ये नाम याद रखना, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ठीक है, ये जो 3 वंश है 712 से लेकर आपको यहाँ पर 1200 तक, ये तीनों जो थे ना, गुज्जर प्रतिहार, ठीक, और राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश, इन लोग का 300 वर्ष तक अपनी साम्राज्य बनाने में सक्षम रहे और ये अपनी एरिया में किसी दूसरे को आने नहीं देते थे। इतने बड़े हिंदू बड़े राजा थे। जो गुज्जर थे आपको राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र के थे, और राष्ट्रकूट थे यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार के थे। चालुक्य वंश दक्षिण के क्षेत्र के थे, सॉरी, चालुक्य यहाँ पर एमपी और यूपी के क्षेत्र के थे। जिसके कारण अगर देखा जाए भारत में इनका अटैक और भारतीय हिंदू राजाओं में एकता होने के कारण यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर साम्राज्य नहीं बना पाया। कारण आप जानते हो, कारण सिंपल फंडा है, ठीक। देखो कारण क्या है, अगर आप कहाँ पर छोटी हिंदू राजाओं लोग मिलकर एक साथ जुट करके थे, कोई बाहर वाला आक्रमण क्यों करेगा, ठीक। इसका कारण भी है, जब हम लोग आपसी मतभेद होता है तब कोई भी बाहर वाला आके अटैक करता है, बाहर वाला आके आपके साम्राज्य को यहाँ पर उखाड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए उस समय 1000 ईस्वी के आसपास भारत में कोई भी ऐसे बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था 300 सालों तक। लेकिन क्या होता है, लेकिन एक समय एक ऐसा शासक आया था जहां पे मोहम्मद गजनवी, जो कि 1191 में तराइन का फर्स्ट बैटल होता है। उससे पहले भी देखा जाए मोहम्मद गजनवी अगर देखा जाए तो भारत के सिंध नदी के पास ही बैठा था कि बस उससे मौका बस चाहिए था इसको,
दाढ़ी वाला बाबा को। ठीक है, दाढ़ी वाला बाबा को क्या मौका चाहिए था वहां पे भारत में अटैक करने के लिए, जिसके कारण वो 17 बार आक्रमण किया था कहाँ पे, भारत में, है ना। जो कि सोमनाथ मंदिर हो गया गुजरात, है ना, जो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में, वहां पर अटैक करने की 17 बार। भारत के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करने वाले कोई ऐसे नहीं था, यही था, ठीक है, जो कि 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें भारत के ऊपर अटैक हुआ था 17 बार। कम नहीं होता 17 बार कोई भी राज्य के ऊपर अटैक करना। बार बार कोशिश करता था, बार बार कि मतलब इस साम्राज्य को हड़पना है, इसको मतलब युद्ध लड़ना, इसके बाद थोड़ी बहुत छोटी मोटी टुकड़ा आ जाए सेना का, फिर युद्ध कर देता था, बार बार करते थे। ठीक है, जैसे कि 7वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो 8वीं शताब्दी में, है ना, भारत की राजनीतिक दशा थोड़ी बदल गई थी। अब जो देश थी वो केंद्र शक्ति नहीं थी, जो कि मगध था, बड़े बड़े साम्राज्य थे उस समय नहीं थे। भारत अब क्या था, छोटे मोटे टुकड़े में बट गए थे। देखो, गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट वंश, है ना, चालुक्य वंश, एक तरह का देखा जाए छोटे छोटे साम्राज्य में बट गए थे। कारण क्योंकि भारतीय में धीरे धीरे क्या था, एकता में कमी हो गई, एकता। ठीक है, अगर भारत अगर एकजुट रहे तो किसी का भी यहाँ पर क्या दम नहीं है कि मतलब यहाँ पर तोड़ने के वो करे, मतलब भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, है ना। भारत के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता फिलहाल, जब अपनी आपसी शक्ति बहुत जबरदस्त थी उस समय, 700 से लेकर 1100 ईस्वी तक। अरब आक्रमण के समय अफगान में एक ब्राह्मण वंश का शासक था। मुसलमान लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाही साम्राज्य या काबुल या जामुल का साम्राज्य कहा गया। ठीक है, काबुल, अब देखो अफगानिस्तान की जो एरिया है वो क्या था, काबुल। ठीक है, काबुल, वहां का राजा को यहाँ पर बोला जाता है कि भाई आप हिंदू शाही साम्राज्य के हो। ठीक, इतना ज्यादा अफगानों का यहाँ पर भारत में पहली बार होना हुआ है। 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कांकेरेट वंश की स्थापना की और हेंगसन ने उस शासन को कश्मीर की यात्रा करवाई थी। अगर देखा जाए दुर्लभ वर्धन का उत्तराधिकारी अगर देखा जाए तो 632 से लेकर 682 ईस्वी तक था, जो कि इस समय प्रताप आदित्य की उपाधि ली थी, जो कश्मीर के राजा, जो देख रहा है यही राजा। ठीक है, कश्मीर शासकों में ललित आदित्य जो मुक्तपेड़ थे, जो लगभग 724 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे, और उसका साम्राज्य को अगर देखा जाए बंगाल, दक्षिण के कोंकण मतलब आपको कर्नाटक, उत्तर पश्चिम तुर्क में, ठीक है, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, जो कि अभी उत्तर पूर्वी में जो तिब्बत तक का, इस राजा का पूरी तरह अपनी साम्राज्य फैला के रखा था। ऐसे हिंदू राजा, ठीक, हिंदू राजा उस समय अफगान, आपका पाकिस्तान ले लो, तुर्किस्तान ले लो, कजाकिस्तान ले लो, तिब्बत ले लो, पूरी तरह ऊपर के जितने भी एरिया थे वो हिंदू राजाओं में बटा हुआ था। ठीक, अब देखो क्या होता है, जब अपने वंश के प्रतापी शासक था, उसके समय में सूर्य देवता के लिए मार्दता मंदिर, ठीक है, बनवाया गया था 740 ईस्वी में, जो आपको उस समय कन्नौज के राजा यशोवर्धन को पराजित करने के बाद गुजरात में बनाया गया था, जो अब हम लोग सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। देखो, उस समय देखा जाए 7वीं शताब्दी में नेपाल, जिसके उत्तरी, ठीक है, ये जो एरिया था दिख रहा है अखंड, यहाँ पर ये जो एरिया था ये था कश्मीर के राजा, नेपाल का शासक। अब देखो इतना बड़ा साम्राज्य जो कि चाइना का 50% कवर करता था उस समय, जो मंगोल हो गया, ठीक, एक तरह का देखा जाए तो एक छोटा सा इतना बड़ा साम्राज्य था, जिसमें आपको यहाँ पर तिब्बतीय साम्राज्य बोला जाता है। यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल से लेकर ऊपरी तक सभी एरिया क्या यहाँ पर तिब्बती क्षेत्र में रखा गया था। ठीक है,
जब हर्ष की मृत्यु होने के बाद नेपाल की सेना चीन के राजदूत वांग युंगसुम को कन्नौज के सिंहासन का अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। एक बात की बात है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब इसी समय कामरूप जो कि असम का राजा था, ठीक है, अब जो असम का राजा था, ठीक, इस समय इस क्षेत्र का एरिया का देखा जाए तो इस एरिया का, ठीक है, असम का राजा हर्ष के समय कामरूप में भास्कर वर्मन का शासन था। हर्ष के मृत्यु के उपरांत उसने अपनी राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह प्रतीत होती है कि यह अधिक समय पर स्वाधीन न रहा। भास्कर वर्धन ने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया और भास्कर वर्धन के बाद उसका वंश समाप्त हो गया। कालांतर या कामरूप पाल जो साम्राज्य के अंग में रहे, जो कि एक तरह का देखा जाए, ठीक है, जो ये एरिया दिख रहा आपको, ठीक है, उड़ीसा और ये वाला एरिया ठीक, ये जो एरिया है ये था कामरूप का जो कि साम्राज्य, जो कि पूरी तरह इस एरिया को यहाँ का क्या क्या था, कामराज का अंडर में रखा गया था, जो कि हर्ष के समकालीन थे। वैसे ही कन्नौज, हर्ष की मृत्यु के बाद अर्जुन जो स्थानीय शासक थे जो कन्नौज पर अधिकार किया और उसके ने चीन राजदूत वांग युंगसे से विरोध किया, जो हर्ष की मृत्यु के उपरांत वहां पहुंच गया। वांग डुंग से असम, तिब्बत, नेपाल की सैन्य सहायता लेकर लौटा और युद्ध में अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन को बंदी बनाकर चीन लेकर गया था। तत्पश्चात वहीं कारागार में उसकी मृत्यु हो जाती। कौन? कन्नौज के शासक का। ऐसे ही कन्नौज के बहुत सारे ऐसे राजा थे उस समय भारत के ऊपर अधिकार कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ कुछ बड़े बड़े वंश थे जो धीरे धीरे उभर कर 8वीं शताब्दी में 3 बड़ी शक्ति बन गई थी। एक पाल वंश जो कि आपको यहाँ पर आपको उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस क्षेत्र में आ जाता है राजस्थान के लिए तरफ। गुज्जर, राजस्थान, प्रत्यार, ठीक है, गुज्जर प्रत्यार हो गया, राष्ट्रकूट मध्य का एक संग्राम है जो कि तीनों दलों का एक छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उनके एक संगम है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है जब कन्नौज का राजा, ठीक है, कन्नौज के राजा पर प्रत्याहारों का आधिपत्य स्थापित हो गई है, परंतु बाद में उनका स्थान पाल वंश ने ले लिया। अगर देखा जाए इस युद्ध के बाद प्रत्याहारों के विजय हुए। इसके बाद प्रत्याहार उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति को क्या किया था, अपने रूप में उभर के रखे थे। वैसे ही एक बड़ी शासक थी जिसे बंगाल के गौड़ शासक बोलते हैं, जो शशांक का शासन था। शशांक वही राजा था जो कि हर्ष के क्षेत्र में जो युद्ध लड़ा था। शशांक का युद्ध हर्षवर्धन से भी चलता रहा। अगर 600 लेके 638 तक था, इस वंश के बारे में बहुत ही ज्यादा बंगाल में फैला हुआ था। शशांक की मृत्यु के बाद 8 महीने तक गौड़ पर कोई शासन नहीं किया। शशांक की मृत्यु के पश्चात लगभग 1 सदी तक बंगाल में राजकर्ता, मतलब ऐसे कोई राजा नहीं था जो शासन करने वाला। अव्यवस्था, वातावरण व्यवस्था, मतलब ये कुछ भी नहीं था। 8वीं शताब्दी में बंगाल में क्या होता है, एक प्रमुख नागरिकता को जो कि गोपाल नामक एक सैन्य नायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने इस नवीन राजवंश को स्थापना की थी जिसे पाल वंश कहा गया, जो कि बंगाल में है, जो कि ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक इधर के एरिया को बहुत ज़्यादा कवर करता था। गोपाल द्वारा स्थापित 12वीं शताब्दी तक इस पाल वंश का चला, जिसमें से बड़े बड़े साम्राज्य आते हैं, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, इस वंश के, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध राजा थे, जो कि आगे चलकर, ठीक है, इन्हीं लोग क्या करते हैं, बाद में मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हैं।
और तीसरा अगर देखा जाए तो सिंध पर हिंसन आया था भारत के समय, उस समय शूद्र शासक थे। ठीक, और भी कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, सिंध के बाद अगर देखा जाए वहां पे चर्च के प्रसिद्ध चादर के बाद दाहिरी गद्दी पर बैठे थे, जो कि ये वो दिख रहा ना आपको, इसे सिंध राजा दाहिर, ये जो दाहिर है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है जब अरबों के शासनकाल में। और यही दाहिर का जो वंशज भी अगर बोला जाता है तो आपको मोहम्मद गजनवी इसी दाहिर के अंडर में आ जाते थे। सिंध विजय के पूर्व अफगानों अरबों का असफल आक्रमण। ठीक है, 712 के बाद पहले वो बहुत सारे युद्ध यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर भारत में बनाए थे, जिसमें से देखा जाए थाना, जो कि मुंबई के निकट में है, जो 636 में क्या था, एक मुस्लिम जो नाविक जहाज पर, ठीक है, अभियान भेजा गया था, परंतु वह असफल रहा, जो कि सिंध के कारण। सिंध विजय के पूर्व अरबों का असफल आक्रमण अगर बहुत सारे हैं, इसमें से बतौड़ हो गया, देवाल हो गया, बलूचिस्तान हो गया, मकराना में भी कई आक्रमण कौन किए थे, सिंध अरबों ने किए थे, जो कि पूरी तरह असफल रहा। इन लोग जो कि एक दिन से नहीं करे थे, वो बहुत लंबे समय से क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे सिंध के ऊपर भारत में घुसने के लिए। ठीक, इसी समय लंका का राजा ने खलीफा ने उत्तर प्रांतीय मतलब हजाज के पास अपने राज्य के उन मुसलमान व्यापारियों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अनाथ कन्याओं को भेजा गया, जिनकी समुद्री लुटेरे ने सिंध पर तट के पास छीन ली थी। ऐसे कुछ टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है अरबों का असफल में। अब उन्हीं का सफल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसे चीज था जो कि वो ज्यादातर समुद्री बंदरगाह में देवाल पहुंचकर समुद्री लुटेरे से लूट लिए जाते थे। ठीक है, और देखा जाए जो सिंध का राजा दाहिर जो था ना, वो खलीफा, ठीक है, जो कि क्षतिपूर्ति मांग की थी, जिसमें किंतु दाहिर ने इस मांग को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया उस समय, जो कि मोहम्मद गजनी पे जो थे। और भी कुछ ऐसे ही कारण थे। ठीक है, अब देखो मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर देखा जाए तो 712 में, ठीक है, वो अफगान से जो आए थे, वो पंजाब और सिंध एरिया में दिख रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया पर अपने साम्राज्य बनाना चाह रहे थे, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम जो मकराने के रास्ते से दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना, अफगान हो गया, ठीक, बलूचिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तो मकरान की जो रास्ते से कहाँ आए थे, मकरान की रास्ते से सर्वप्रथम देवाल पर आक्रमण किए थे। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम देवाल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया गया, और देवाल में दाहिर के भतीजे ने उसका डट कर सामना किया, परंतु शनि ब्राह्मणों द्वारा कासिम का साथ दिए, और जिसके कारण देवाल जल्द ही मोहम्मद बिन कासिम पर विजय हो गया। बोला ना, यहाँ पर क्या किए थे, ब्राह्मणों ने यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे दिया, जिसके कारण वो पूरी तरह यहाँ पर हार गए थे। देवाल में अगर देखा जाए, मोहम्मद बिन कासिम जो निरून के ओर बढ़ गए और बौद्ध भिक्षुओं के बिना युद्ध किए उसकी जो अधिकता स्वीकार कर ली गई थी बाद में उनका। वैसे ही से बन जो कि दाहिर के चचेरा भाई थे, ठीक है, ये जो था ना, ये भी क्या करते थे, मतलब सिंध पर आक्रमण करना चाह रहे थे, भारत में आना चाहते थे। रावर अभियान, जो कि ये जो था ना, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध नदी पर आकर राजा है ना दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर ने इस आक्रमण को चकित रहा और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ले लिया था, जो 712 है ना को भीषण युद्ध हुई थी, और इस युद्ध को दाहिर मृत्यु हो जाती, जिसमें 20 जून 712, जो कि इसी को बोला जाता है
आपको 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? 20 जून 712 में। ऐसे माना जाता है कि राहिर की मृत्यु के बाद उसके विधवा रानी बाई जो वीरता पुरस्कार रावण के किले की रक्षा की थी, जब वह अपनी रक्षा ना कर सकी थी तब उन्होंने जोहर प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की थी, जो कि बोला जाता है, जो कि दाहिर के भाई जो भारत का सब या तो भारत हो गया पाकिस्तान, सबसे उस समय की सबसे पहली जोहर प्रथा जो कि 712 में हुआ था। ठीक है। दाहिर के जो पुत्र थे, जो जयसिंह शासक के थे, ब्रह्मनाबाद ने मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध हुए थे, जिसमें 20,000 लोग क्या थे, इस युद्ध में मर गए थे। बाद में जो जयसिंह युद्ध भूमि में ही भाग गया, जो कि दारा शिखरों का जो भाई था, बेटा था। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया था यहाँ पर, ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की दूसरी विधवा रानी लौट देवी और उनकी 2 पुत्रियां जो कि सूर्य देवी और पलम देवी को बंदी बना लिया था। उसी समय सिंध की राजधानी जो कि अलोरो की रक्षा कार्य भी दाहिर के एक अन्य बेटे के साथ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी तरह अलोरो का भी आक्रमण किया और उसे भी विजय प्राप्त किया था 712 में। और 713 में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम सिंध नदी के मुख्य नगर मुल्तान की ओर बढ़ता है। माना जाता है मुल्तान विजय यहाँ अरबों की अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ है, इस समय बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हो मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ भारत में क्या सोना लूटने आया था, अपनी हिंदू राजवाओं के जितनी भी धन दौलत को लेटने के लिए यहाँ पर आया था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कन्नौज विजय के लिए भी अबू हकीब के अधीन एक विशाल यहाँ पर सेना भेजी थी, जो कि यहाँ पर पहुँच नहीं पाई। कारण ये था, मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान के अलावा किसी और क्षेत्र को जीतता तो उसे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, समझ रहे हो, मतलब जहाँ वो सिंध के पास जो एरिया को अपनी एरिया में लेना चाह रहा था, वो समय उतना समय नहीं था, उस पहले ही क्या था, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही था मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद, उसकी 14 में क्या है था, खलीफा की मृत्यु के बाद उसके बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो कि मोहम्मद बिन कासिम का जगह ले। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम के बाद खलीफा हुसैन जो कि वहाँ का जुनैद की नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में की गई थी। कालांतर अगर देखा जाए भारतीय राज्यों में परस्पर होना पड़ा। 9वीं शताब्दी में देखा जाए खलीफाओं ने का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो चुके थे। अब सिंध विजय के प्रारंभ के अगर देखा जाए तो लेनपुल कहा गया था, जहां पे सिंधुओं को अरबों में विजय हो गई। अब देखो क्या होता है, जब सिंध के बहुत सारे अटैक होने के बाद सिंध में बहुत सारे यहाँ पर जो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं थे, तो उनको यहाँ पर बहुत सारे नुकसान हो रहा था। ठीक, क्योंकि आप जानते हो उस समय बौद्ध और क्या ब्राह्मणों की जो मेन एरिया था, आपको वही कश्मीरी पंडित ले लो आप वहाँ का, या तो वहाँ का भारत के ऊपरी क्षेत्र का ले लो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा था। ऐसे माना जाता है 8वीं शताब्दी में अरब विद्वान ने अपने ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत, जो कि हर्ष द्वारा रचित खंडन खादन का अरब में इसी समय की गई थी। और भी कुछ टॉपिक है, ठीक है। सिंध विजय का पर प्रभाव बहुत कुछ इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उस समय खलीफा बगदाद की एक नई शहर की स्थापना की थी, जो कि ईरान में है। अरबों को यह श्रेय दिया जाता है, उसने चीन द्वारा अवकृत कागज, कपास,
छपाई खाना, बारूद के ज्ञान यूरोपियों तक पहुंचाई गई थी। मंदिरों के मंडप की बुर्ज को उन्होंने मस्जिदों और मकबरों को बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुसरण किया। मंदिरों में प्रार्थना के गलीचे के निकले घूमने और मेहरबान हिंदुओं और बौद्ध के धर्म स्थलों के चिन्ह के थे। मस्जिद हो गए, विष्णु मंदिर हो गया, इनको मस्जिदों द्वारा प्रवेश, मंदिरों के गोपुरम और भारतीय गांवों के द्वारा मिलती जुलती है, जो कि अगर मस्जिदों के मीनारों के भारत की विजय स्तंभ का नकल थी। ये सब भी कुछ कुछ कारण है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे आप एक बार नॉर्मली पढ़ना, उतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक बार देखा जाए, ये कुछ कुछ टॉपिक है जो कि इस समय भारत में सिंधु के ऊपर आक्रमण क्यों हुआ था, ठीक। सिंपल है, ये अरबों का आक्रमण क्यों हुआ था। आप जो दाहिरा का जो फैमिली का था ना, इस तरह का एक वंश था, उसको बस आपको याद रखना है और कुछ भी इसमें नहीं है, क्योंकि दाहिर यहाँ पर कैसे जीता, उनके बेटा यहाँ पर कैसे यहाँ पर आक्रमण हुआ था, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।